एक छोटे से गांव में विरजू गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही संघर्षशील तथा मेहनती था। वह जंगल से लकड़ियां काटता तथा उनको गांव में बेचकर अपना घर चलाता था, लेकिन उनकी मेहनत के मुताबिक वह ज्यादा कमा नहीं पाता था। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं जी, क्या होगा? आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके इतनी मेहनत करने के बाद आज भी खाने को कुछ नहीं है। अरे भाग्यवान, हम क्या करें? हमें इतना गरीब बनाया है। सुनो जी, क्या हम कभी इस गरीबी से दूर होंगे? क्या हमारे बच्चे ऐसे ही भूखे रहेंगे? नहीं सुनीता, कभी ना कभी तो हम इस गरीबी से आजाद होंगे। मैं बहुत ही मेहनत और संघर्ष करूंगा, तुम चिंता ना करो। अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। विरजू हर दिन की तरह सूर्योदय से पहले उठता, जंगल में जाना और जंगल की लकड़ियाँ काटना और उन लकड़ियों को गांव के बाजार में बेचना। आज मैं जंगल के और अंदर जाता हूँ। यहाँ तो कुछ खास लकड़ियाँ नहीं मिली हैं और अंदर क्या पता कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। विरजू कुछ ज्यादा और अच्छी लकड़ियां लेने के लिए घने जंगल के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या है? ये तो एक चिड़िया है। अरे इसके तो बहुत ही खून निकल रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चिड़िया, तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी बचा लो। मेरे पीछे एक लालची इंसान है जो मेरे पीछे पड़ा है। क्या तुम्हारी हालत उसी ने की है ऐसी? हाँ हाँ हाँ, उसी ने की है। वो मुझे पकड़कर बेचना चाहता है। मुझे छुपा दो कहीं। हे, कौन हो तुम? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? विरजू उस आदमी के हाथ में धारदार चीज देखकर बहुत परेशान हो गया था। नहीं भाई, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं तो इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आया हूँ। ये क्या तुमने इधर किसी चिड़िया को देखा है? नहीं भाई, मैंने किसी चिड़िया को नहीं देखा है। मैं तो यहाँ अंदर लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ। विरजू ने उस चिड़िया को छिपाकर उस चोर से उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। विरजू उस चिड़िया को घर ले जाता है। अरे सुनो जी, ये चिड़िया कहाँ से मिली आपको, और वो भी इस हालत में? ये भाग्यवान, ये मुझे जंगल में मिली है। इस चिड़िया के पीछे एक आदमी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी ने इसकी ये हालत की है। पर इस साधारण सी चिड़िया के पीछे कोई क्यों पड़ रहा था? जंगल में ऐसी और भी चिड़िया होंगी। भाग्यवान, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह चिड़िया इंसानों की तरह बोल सकती है और बात कर सकती है। सुनो, अभी इसके घाव पर लगाने के लिए कुछ दवा लेकर आओ जल्दी। चिड़िया कुछ दिनों के बाद में ठीक हो जाती है तथा उड़ने और उनसे बात भी करने लग जाती है। मालिक, मालिक, उठो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ चिड़िया रानी? मालिक, मालिक, हमें चलना है लकड़ी लेने। मैं आपको बता दूंगी कहाँ अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ हैं। नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। क्या पता वो चोर अभी भी तुम्हारे पीछे हो। विरजू को नहीं पता था जो उसके साथ में जो चिड़िया है वो बहुत बड़े राजा की बेटी माया रानी की चिड़िया है। पिताजी, मेरी रानो चिड़िया मुझे चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी रानो चिड़िया को कौन चुरा ले गया है। नहीं माया बेटा, रोना बंद करो। मैं उसे ढूंढने के लिए अभी महल से सैनिक भेजता हूँ। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे महल से मेरी बेटी माया की रानो चिड़िया को चुराने की कोशिश की? सैनिकों, जल्दी यहाँ आओ। मेरी बेटी राजकुमारी की रानो चिड़िया को किसने चुराया है? जल्दी जाओ, सभी जगह ढूंढो, जंगल में जाओ, गांव में जाओ, सभी जगह ढूंढो और ढूंढ के लेके आओ कहीं से भी। रानो चिड़िया जो राजकुमारी की प्रिय मित्र थी,
राजकुमारी की हालत देखकर कि राजा ने सैनिकों को रानो चिड़िया को ढूंढने के लिए भेज दिया। अरे सुनो, तुमने किसी रानू चिड़िया को देखा है जो बोलती है वह महल से चोरी हो गई है? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा किसी बोलने वाली चिड़िया को। सैनिकों ने राज्य के जंगलों में उस चिड़िया को ढूंढ लिया था, लेकिन वह राजकुमारी की चिड़िया कहीं नहीं मिली। कई दिन बीत जाते हैं। इधर विरजू के यहाँ। सुनो जी, आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्यों ना हम इस चिड़िया को बेच देते हैं, और यह बोलती भी है। नहीं भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, ऐसी चिड़िया कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो हम क्या करें, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मालिक, मालिक, मुझे नहीं बेचो। मालिक, आपको पता है मैं किसकी चिड़िया हूँ? मैं बहुत बड़े राजा की बेटी माया राजकुमारी की चिड़िया हूँ। क्या तुम राजकुमारी की चिड़िया हो? सुनो जी, हम इस चिड़िया को राजकुमारी को वापस कर देते हैं। हमें वह राजकुमारी इस चिड़िया के बदले बहुत सारा धन वापस देगी। अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती क्या, यह चिड़िया राजकुमारी की यहाँ से चोरी हुई है। अगर हम इसे वापस करेंगे तो राजकुमारी हमें ही चोर समझ लेगी। पर सुनो जी, आप भूल गए कैसे? यह चिड़िया बोलती भी है। ये राजकुमारी से बोल देगी कि इन्होंने तो मेरी मदद की है, मुझे बचाया है। मालिक, पर राजकुमारी जी नहीं जानती है कि मैं बोल सकती हूँ। रामू दुविधा में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है, मैं इसको वापस करूँ कि नहीं। और गांव में सभी को पता चल जाता है कि विरजू लकड़हारे के पास में बोलने वाली एक चिड़िया है। बिरजू भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास बोलने वाली चिड़िया है। हाँ भाई, है। बिरजू भाई, तुम्हें कहाँ मिल गई ये बोलने वाली चिड़िया? मैं जंगल में गया था लकड़ी काटने, तब वहाँ घायल मिली थी। बिरजू भाई, तुम उस चिड़िया को मुझे बेच दो, मैं सब कुछ खाने के लिए तुम्हें दूंगा और अपने खेतों में से एक खेत आपको दे दूंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं बेचनी। वह एक राजकुमारी की चिड़िया है, अगर उन्हें पता चल गया तो वह मुझे कारागृह में डाल देंगे। इधर सारे गांव में पता चल गया था कि विरजू एक साधारण से लकड़हारे के पास में एक बोलने वाली चिड़िया है, और राजा को खबर मिलती है कि राज्य के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारे के पास में एक बोलने वाली चिड़िया है। क्यों ना मैं राजकुमारी को उस चिड़िया की जगह इस बोलने वाली चिड़िया को ही दे देता हूँ। सैनिकों, जल्दी आओ और उस लकड़ी काटने वाले व्यक्ति को भी लेके आओ, हमें वो बोलने वाली चिड़िया चाहिए। राजा उस चिड़िया को लाने के लिए उस लकड़हारे को महल में लाने का आदेश देता है। लकड़हारे किधर है? बाहर निकल। हाँ मालिक, क्या हुआ? तुम हो वो लकड़हारा जिसके पास में बोलने वाली चिड़िया है? जी सैनिकों, मैं ही हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं चुराया है, वह मेरी है। चलो, महाराज का आदेश है, तुम्हें महल में बुलाया है। चलो और तुम्हारी उस बोलने वाली चिड़िया, उसे भी लेकर चलो। मालिक, मालिक। सैनिक विरजू और चिड़िया को लेकर राजा के पास में ले जाते हैं। अच्छा, तो वो तुम हो लकड़हारा जिसके पास बोलने वाली चिड़िया है। देखो बिरजू, जो हमारी राजकुमारी की पहले की मित्र थी रानो चिड़िया, उसको किसी ने चुरा लिया है। हमारी राजकुमारी उसको सोचकर बहुत दुखी हो रही है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हमें ये बोलने वाली चिड़िया आपसे चाहिए। राजा नहीं समझ रहे थे वह जो चिड़िया है वह राजकुमारी की ही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह बोल भी सकती है। जी महाराज, ले लो इस चिड़िया को। वाह बिरजू, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए? नहीं महाराज, मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। विरजू राजा को रानो चिड़िया को वापस कर देता है और घर लौट जाता है। रानो चिड़िया उड़ जाती है और राजा की बेटी माया रानी के पास में जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम आ गई, मेरी मित्र तुम आ गई। पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता में थी। राजा रानो चिड़िया को उड़ते हुए देख उसके पीछे जाता है
और राजकुमारी माया बेटी के यहाँ पहुँच जाता है। राजकुमारी माया बेटी, यह चिड़िया हमने तुम्हारे लिए मंगवाई है और पता है ये चिड़िया बोलने वाली है तुम्हारे लिए। पर पिताजी, यह तो हमारी ही चिड़िया है जो चोरी हो गई थी, मेरी रानो चिड़िया। क्या बेटा, यह तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं और यह बोलती भी है। पर मैं जानती हूँ पिताजी, ये मेरी ही मित्र रानो ही है। पर राजकुमारी बेटा, यह बोलती भी है। पर पिताजी, रानो तो नहीं बोलती थी, पर मुझे पता है पिताजी, यह मेरी रानो ही चिड़िया है। राजकुमारी बहुत ही कोशिश करने के बाद भी चिड़िया अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती है। देखा पिताजी, अब आपको विश्वास हुआ, यह मेरी ही रानो चिड़िया है। तो क्या उस लकड़हारे ने हमें मूर्ख बनाया है? हमारे रानू चिड़िया को हमसे चुरा के हमें ही दे गया। माया बेटा, यह उसी लकड़हारे का काम है। उसी ने हमारी रानू चिड़िया को चुराया था। सैनिकों, जल्दी जाओ और उस लकड़हारे को पकड़ के लेके आओ। राजा ने यह समझ लिया था कि उस लकड़हारे ने चुराया था। राजा सोचा कि वह लकड़हारा चिड़िया को चुराऊंगा और उसे मेरे पास वापस करके मुझसे इनाम ले जाएगा। हाँ तो गरीब बिरजू लकड़हारे, तुमने ऐसा क्यों किया? जी महाराज, मैं समझा नहीं मैंने क्या किया महाराज। हाँ वो तो हमें पता है तुमने क्या किया है। तुमने राजकुमारी की रानो चिड़िया को चुराया था ना? नहीं महाराज, मैंने उसे नहीं चुराया था। मुझे तो वह गंभीर हालत में मुझे जंगल में मिली थी, मैंने तो उसे बचाया था। नहीं बिरजू, तुम लालच में थे। तुमने राजकुमारी की रानो चिड़िया को चुराया है और तुमने झूठी अफवाह फैलाई है कि वह बोल सकती है, जिससे तुम मुझे लाओगे और अच्छा इनाम ले जाओगे। यह मुझे सब कुछ पता चल गया है। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो चिड़िया बोलती है महाराज। राजकुमारी की रानू चिड़िया को चुराता है और झूठ भी बोलता है। सैनिकों, पकड़ लो इसको और बंदी बना लो, इसको कारागार में डाल दिया जाए। राजा विरजू को चोर साबित कर देता है और सैनिक से पकड़वा देता है तथा उसको दंड देने का आदेश दे देता है। अब बेचारा गरीब लकड़हारे के पास कोई रास्ता नहीं था। वो हर जगह से हार मान जाता है। तभी बाहर रानो चिड़िया आ जाती है। मालिक, मालिक, मालिक। सभी रानो चिड़िया को देख कर के हैरान हो जाते हैं। क्या यह बोल सकती है? छोड़ो, छोड़ो मेरे मालिक को, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे मालिक को, छोड़ो। महाराज, देखा ना आपने, यह बोल सकती है। रानो चिड़िया, तुम बताओ, मैंने तुम्हें चुराया था कि नहीं? नहीं महाराज, इसने मुझे नहीं चुराया था। मुझे तो उस चोर से बचाया है। मुझे उस चोर ने चुराकर जंगल में ले गया था और बेचना चाहता था। मालिक ने तो मुझे बचाया है उस चोर से। राजा रानो चिड़िया की बात सुनकर कि विरजू कितना ईमानदार और दयालु और सच्चा है, बिरजू की सच्चाई और ईमानदारी देखकर मैं ये आदेश देता हूँ कि उसे सोने के 100 सिक्के दिए जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि है ईमानदारी और सच्चाई का ही कार्य करे, जिससे अच्छे परिणाम मिलता है। जैसे विरजू ने उस चिड़िया को बचाया, लेकिन असल में उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जिंदगी बना ली। गांव के एक शांत कोने में, जहां हरियाली का साम्राज्य था, वहां 2 किसान रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों ही किसान खेती को अपने जीवन का आधार मानते थे, लेकिन उनके सोचने और काम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उनका जीवन संघर्ष, ज्ञान और मेहनत की एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया। रामलाल और श्यामलाल दोनों पड़ोसी थे। गांव के अन्य किसानों की तरह उनकी जिंदगी भी खेती पर निर्भर थी। उनके पास अपने अपने खेत थे और वे दोनों अपनी जमीन को बहुत प्यार करते थे। रामलाल के पास 5 एकड़ जमीन थी, जो उसके पूर्वजों की विरासत थी। वह हमेशा से पारंपरिक खेती करता आया था। वह अपने बैल और हल के साथ खेत में मेहनत करता। उसके खेत में हर साल गेहूं और धान ही उगाए जाते थे। वह मानता था कि जो उसके पूर्वजों ने किया वही सही है। दूसरी ओर श्यामलाल एक पढ़ा लिखा किसान था।
उसने कृषि विज्ञान में डिप्लोमा किया था और खेती को एक विज्ञान की तरह देखता था। उसके पास भी 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन वह अपनी जमीन का उपयोग अलग अलग तरीकों से करता था। वह हमेशा नई तकनीकों को अपनाने और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। रामलाल सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेत की ओर चल पड़ता। वह अपने बैलों को तैयार करता और दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन उसके खेत की मिट्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, क्योंकि वह एक ही फसल को बार बार उगाता था। श्यामलाल ने अपने खेतों में फसल चक्र अपनाया था। वह गेहूं के बाद दलहनी फसल उगाता था, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती। उसने खेत में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया था। इसके अलावा वह जैविक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी फसलें स्वस्थ रहती थीं। रामलाल को श्यामलाल के इन तरीकों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहता, यह सब किताबों की बातें हैं, हमारे दादा परदादा ने कभी यह सब नहीं किया, फिर हमें क्यों करना चाहिए। श्यामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, भाई समय बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। अगर हम मिट्टी की देखभाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा और ये खेत भी खराब हो जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और इसकी मिट्टी पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी। भाई रामलाल, ये तुम्हें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि अपने को मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अपनी खेती ढंग से नहीं होगी। अपने को मिट्टी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अरे भाई श्यामलाल, आप जाइए यहाँ से और मुझे ज्ञान मन दीजिए। मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझको। मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया है, मैं उस प्रकार ही अपनी खेती कर लूँगा। आप ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जाइए आप यहाँ से। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। रामलाल ने अपनी पूरी मेहनत से गेहूं बोया था, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, मैंने इतना परिश्रम किया, फिर भी कुछ नहीं बचा। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा। श्यामलाल के खेतों में भी बारिश कम हुई थी, लेकिन उसने अपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की मदद से फसलों को बचा लिया। इसके अलावा उसने मल्टी क्रॉपिंग की थी। उसके खेत में गन्ना, सब्जियां और कुछ दलहनी फसलें थीं। इससे उसे नुकसान तो हुआ, लेकिन वह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। रामलाल ने श्यामलाल के पास जाकर अपनी समस्या बताई। श्यामलाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, भाई खेती में जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी अपनी खेती को बेहतर बना सकते हो। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं अब जो तुम्हें सुझाव दूंगा उनको मान लेना। और बारिश हो या न हो, थोड़ी बहुत बारिश हो तो उससे भी काम चल जाएगा और खेती बहुत अच्छी होगी। अब रो मत रामलाल, कुछ नहीं होगा। अब आगे ध्यान रखना है तुझे खेती बाड़ी का, तभी तेरा काम चलेगा, तभी तू कर्जा दे पाएगा, नहीं तो तू कर्जा में डूब जाएगा। ठीक है भाई श्यामलाल, बताइए क्या बताना चाहते हो। श्यामलाल ने रामलाल को अपने खेत दिखाए। उसने उसे समझाया कि फसल चक्र क्यों जरूरी है। उसने कहा, अगर हम हर साल एक ही फसल उगाएंगे तो मिट्टी की पोषकता खत्म हो जाएगी। हमें मिट्टी को समय समय पर आराम देना चाहिए और उसके पोषक तत्वों को वापस लाने के लिए दलहनी फसलें बोनी चाहिए। दलहनी फसलों से उर्वरकता दोबारा आ जाती है और मिट्टी की पोषकता बढ़ जाती है, जिससे फसल ज्यादा उगती है। श्यामलाल ने रामलाल को जैविक खाद बनाने का तरीका भी सिखाया। उसने गोबर, पत्तियों और अन्य जैविक कचरे से खाद बनाकर खेत में डाला। उसने बताया, यह खाद न केवल फसलों को पोषण देती है, बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ रखती है। रामलाल ने श्यामलाल के सुझावों को गंभीरता से सुना और तय किया कि वह अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करेगा। भाई, आपने जो
फसलों का मुझे तरीका बताया कि ऐसे करना है। मैं आपको पहले गलत समझ रहा था, लेकिन आपने जो तरीका बताया उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा घर का सारा कर्जा पट गया, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और भी तरीके हों तो मुझे आप बताइएगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो गया है, आपका मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मेरे बच्चे अभी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अब हम भी बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं, वो भी आपकी बदौलत। आपने जो तरीका बताया हम उससे बहुत खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा मुझे तरीका बताया, नहीं तो हम मर जाते, हम खाने के लिए तरसते। आपका बहुत बड़ा एहसान है, ये हम कभी ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीवन की हम मंगल कामनाएं करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, आपका परिवार भी अच्छा रहे। भाई रामलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये ज्ञान सबको देना है, क्योंकि मैंने काम इसलिए ही सीखा है, कृषि की नॉलेज इसीलिए तो ली है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। भाई, ये काम आपके लिए आ गया तो बहुत बहुत बढ़िया है। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, और कोई तुम्हें भी ऐसे कोई गरीब मिले या मजदूर मिले तो आपको भी इसका ज्ञान देना, जिससे उसकी भी खेती खराब